आतंकवादियों की पनाहगाह बन चुके पाकिस्तान को उसी के पाले हुए आतंकियों ने एक बार फिर तगड़ी चोट पहुंचाई। पेशावर की एक मस्जिद में फिदायीन हमला हुआ, जिसमें 35 लोग मारे गए, जबकि 150 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान मीडिया की माने तो फिदायीन हमला पुलिस लाइन के पास मौजूद एक मस्जिद में उस वक्त हुआ जब लोग दोपहर की नमाज की तैयारी कर रहे थे। पेशावर में अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है। मस्जिद के अंदर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 50 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है और धमाके की नौयत भी मालूम की जा रही है। 1:40 पर हुए इस धमाके से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मस्जिद का अगला हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया, जबकि मस्जिद के अंदर की छत और दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस लाइन के ठीक पास होने के कारण हमले के फौरन बाद पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जख्मी लोगों को पास में ही मौजूद लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचाने लगे। पाकिस्तान मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और उसने खुद को उड़ा लिया। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि पुलिस लाइन जैसी सुरक्षित जगह पर फिदायीन हमला हुआ कैसे? क्योंकि पेशावर की पुलिस लाइन में सुरक्षा के भारी बंदोबस्त रहते हैं। रेड जोन वाले इस इलाके में आने वाले लोगों को सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना पड़ता है। यही नहीं, इस इलाके में आने वाले हर शख्स को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होता है, क्योंकि सिर्फ पुलिस लाइन ही नहीं बल्कि इस इलाके में सचिवालय और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का दफ्तर भी है, जहां आला अधिकारी बैठते हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस इलाके में टीटीपी का खासा दबदबा है और पिछले दिनों इसी संगठन ने यहां हमले की धमकी भी दी थी। पाकिस्तान की मुश्किल सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि आसमान छूती महंगाई भी है। आटे की किल्लत के बाद पाकिस्तान की जनता को शहबाज शरीफ सरकार ने एक और जोर का झटका दिया। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 250 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 263 रुपए प्रति लीटर हो गई। यही नहीं, केरोसिन तेल की कीमत 190 रुपए लीटर तक जा पहुंची। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में कई पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गई। जियो न्यूज की खबर के मुताबिक गुजरांवाला के सिर्फ 20% पेट्रोल पंपों पर ही पेट्रोल बचा है। वहीं रहीम यार खान, बहावलपुर और सियालकोट में भी पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो गई है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिरता जा रहा है और उसके पास सिर्फ 3 हफ्तों के आयात का पैसा बचा है। ऐसे में अगर IMF की ओर से बेल आउट पैकेज मिलने में देरी हुई तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका की तरह हो जाएगा। जून 2022 में श्रीलंका में भी इसी तरह से पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगनी शुरू हुई थी और विद्रोह भड़क गया था। ऐसे में जानकारों की माने तो पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और आटा संकट के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। वैसे पाकिस्तान की सरकार के सामने आगे कुआं है और पीछे खाई। पाकिस्तान को IMF से आर्थिक मदद की सख्त दरकार है, लेकिन IMF उसकी मदद तभी करेगा जब पाकिस्तान उसकी शर्तें मानेगा, जिनमें से एक शर्त है टैक्स में बढ़ोतरी करना। लिहाजा पाकिस्तान की सरकार ने IMF से कर्ज लेने के लिए नए टैक्सों के जरिए 200 अरब रुपए के राजस्व जुटाने वाला एक मसौदा तैयार किया है। इसके अलावा IMF को खुश करने के लिए पाकिस्तान की सरकार बिजली सब्सिडी बंद करने, निर्यात के लिए कच्चे माल पर सेल्स टैक्स लगाने, बिजली और गैस की टैरिफ बढ़ाने और पेट्रोल डीजल पर भी सेल्स टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इसमें दो राय नहीं कि कीमतों में इजाफा और टैक्सेस बढ़ाकर पाकिस्तान की हुकूमत IMF से लोन लेने में कामयाब हो सकती है। लेकिन क्या जनता पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को हजम कर पाएगी? शायद नहीं। दिल्ली NCR में हुई बारिश ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। रात भर हुई बारिश के बाद दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कई इलाकों में तेज बारिश से जल भराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। ठंड और कोहरे के बीच आज सुबह 3 स्कूल बसें आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बसें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और स्कूली बच्चों को खिड़कियों से कूदकर बाहर निकलना पड़ा। जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक क्लब के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। इलाके में दहशत फैलाने की नीयत से गैंग ने कई राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद पुलिस तलाश में जुट गई है। फिल्म पठान की सफलता के बावजूद कई जगह फिल्म का विरोध जारी है। महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थिएटर के बाहर तोड़फोड़ की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है।
स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद रामचरितमानस को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़कों पर आ गया है। लखनऊ में कुछ लोगों ने इस धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाकर विरोध जताया, क्योंकि उन्हें इसकी कुछ पंक्तियों पर ऐतराज है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने रामचरितमानस के उस हिस्से की कॉपी जलाई है जिसमें दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का अपमान किया गया है। हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और देश की समस्त नारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां लिखी गई हैं, उनको हटाने की मांग हमने किया है। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर लगाकर हुआ ये प्रदर्शन वृंदावन योजना में किया गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन भी किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। हम सब 85% लोग इन बातों का समर्थन करते हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के मामले में पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों पर माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत कई आरोप लगाए गए हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले लोगों की जुबान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम था। एफआईआर में भी वो आरोपी बनाए गए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी धर्म ग्रंथ को नहीं जलाया गया, बल्कि आपत्तिजनक हिस्से की प्रतियां जलाई गई जो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। कहीं कोई ग्रंथ नहीं जलाया जा रहा है। हाँ, उस आपत्तिजनक टिप्पणी की प्रति दफ्ती में जरूर जलाई जा रही है, इसलिए इसको धर्म ग्रंथ से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने धार्मिक भावना भड़काने के आरोपों पर भी पलटवार किया। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे महिलाओं का अपमान धार्मिक भावना है, आदिवासियों का अपमान धार्मिक भावना है, दलितों का अपमान धार्मिक भावना है, पिछड़ों का अपमान धार्मिक भावना है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों का अधिकार खत्म करना चाहती है। उन्होंने खुद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वालों पर भी जवाबी हमला बोला। जिन लोगों ने सिर काटने की बात कही, जुबान काटने की बात कही, कान काटने की बात कही, नाक काटने की बात कही, सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद अखिलेश ने विवादित चौपाइयों का मुद्दा विधानसभा में उठाने की बात कही। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। अखिलेश ने कहा कि वो विधानसभा में सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल करेंगे। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। इस दौरान उन्होंने ये आरोप दोहराया कि शूद्र होने के कारण बीजेपी और आरएसएस ने उन्हें मंदिर जाने से रोका। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूँ कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं हूँ। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहाँ गुंडागर्दी नहीं की? वहीं अखिलेश के आरोपों का जवाब देने में बीजेपी ने देर नहीं की। राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों पर कार्रवाई को सही ठहराया और कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, हर स्थिति में कानून का राज और मजबूत होगा। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं शूद्र हूँ, मैं इस बात को जो है सदन में भी कहूँगा। ये तो भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास नहीं होता। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की असफल कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है, जो सामाजिक समरसता है, एकता है, जो एक अच्छा वातावरण है, उसको खराब करने की समाजवादी पार्टी की असफल कोशिश है। उन्होंने खुद को शूद्र कहने के अखिलेश के बयान को नौटंकी करार दिया और कहा कि वो बचकानी राजनीति कर रहे हैं। और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ही नहीं, योगी सरकार के कई मंत्री और बीजेपी नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी को घेरा और आरोप लगाया कि सारा विवाद वोट के लिए खड़ा किया गया। इस दौरान कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि अखिलेश यादव कट्टरपंथियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य काम कर रहे हैं कि हिंदुओं में विभाजन हो। वहीं योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने समाजवादी पार्टी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनकी बड़ी छोटी मानसिकता है, ये वोटों के लिए जनता कभी भी इसको नहीं बर्दाश्त करेगी।